अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान को मैदान जंग के बाद सफारती महाज पर भी पै दर पै कामयाबियाँ मिल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबसरीन हैं, जो माहिरीन हैं, उनकी रिपोर्ट में भारत की जानिब से जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था उसका पोस्टमार्टम करके रख दिया गया है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है उसकी तायीद की गई है और जो भारतीय बयानिया था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जानिब से जो इक़दाम किए गए थे, पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आकर जो मुक़द्दस मकामात को, आबादियों को निशाना बनाया गया था, वो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 51 की सरहन जो है वो खिलाफ वर्जी है। क्या इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है, इसके जो अहम निकात है वो आपके सामने रख देते हैं। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। दहशतगर्द पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का पाकिस्तानी हदूद में ताकत का इस्तेमाल UN चार्टर के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो माहिरीन हैं, ये उनकी जानिब से रिपोर्ट में कहा गया है, अगर भारतीय इक़दाम हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से आपने देखा जो है वो अमली मुजाहरा भी किया। हमले के बाद भारतीय जो है जिसका पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया था। सिंध ताज पर खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला कार्ड नहीं बनाया जा सकता। कोई भी फरीक एक तरफा तौर पर सिंध ताज मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। ये जनाब आज एक कह लें कि यूनाइटेड नेशन के जो माहिरीन हैं उनकी रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही हमने देखा कि भारत का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना एक सफारती वफ्द डिफरेंट कैपिटल्स में UNO में भेजा, जहाँ पर जाके पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है उसने मुलाकात की। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो दुनिया के सामने पेश किया और बिल्कुल इसके पैरेलल अगर हम बात करें तो इंडिया की भी जानिब से एक डेलीगेशन भेजा गया था, लेकिन उस टाइम भी इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, आलमी इदारों ने रिपोर्ट किया कि उनके ना मौक़िफ़ को किसी ने बाय किया, ना उनको कोई पजीराई मिली, ना ही उस तरह से वो मुलाकातें कर पाए। ये तो पूरा मामला हो गया जिसमें हक और सच की फतह दुनिया के सामने एक बार फिर आ गई है। साथ ही हम पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर हम बात कर लें तो एक तो कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होस्ट करने जा रही है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके इनेकाद से पहले ही ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको मदऊ किया गया था वो शिरकत नहीं करेगी। मौलाना भी इस कॉन्फ्रेंस में जाने का इरादा नहीं रखते। साथ ही एक लेटर जो लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत असीर है उनकी जानिब से बानी PTI को लिखा गया है। वकील की जानिब से लिखे गए इस लेटर में जो मंजर आम पर आ चुका है, इसमें कहा गया है कि दोबारा से बातचीत होनी चाहिए। बातचीत जो है पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, किसी सियासी जमात के लिए, सियासत के लिए सारा मामला आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ख़ुसूसन बानी PTI इसको कैसे लेते हैं। और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ ये लेटर सामने आया है और साथ ही आज 9 मई मुकदमात में 4 रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब जो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, उनको 9 मई मुकदमात में बरी कर दिया गया है। इस केस के हवाले से जो चीज़ें हैं ज़रा वो भी आपके सामने रख देते हैं और जो लेटर के अहम निकात हैं वो भी ज़रा आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, कोर्ट लखपत में कैद कायदीन का दूसरा ख़त, ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, सिर्फ सियासत। ख़त का अनवान ये रखा गया है, गुफ्तो शनीद से ही बिलअमूम पाकिस्तान को, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहरान से निकाला जा सकता है। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाज़ा है, ये जनाब उसका मतन है। ये हमने देखा कि ये आज ख़त सामने आया और साथ ही जनाब इस ख़त के साथ हमने देखा कल ये जो मंजर यहाँ पे आया था, आज सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं। जो सज़ाएँ हैं इसकी भी जो तफसीलात हैं आपके सामने रखते हैं। ATC लाहौर ने 9 मई केस का फ़ैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, ये जो शख्सियात हैं इनको 10-10 साल कैद जो है उसकी सज़ा सुना दी गई है, जबकि पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत किस जानिब बढ़ेगी, कल होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, जिसमें जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जिनको मदऊ किया गया था वो नहीं जाएगी। ऑल्दो मुस्लिम लीग नून को पहले ही मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन उनके इत्तेहादी हैं ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको मदऊ किया गया था जिसने ना शिरकत करने का फैसला किया है। अब इस पूरी सूरत हाल में मामला किस जानिब बढ़ेंगे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस पर बात कर लेते हैं। इन इशूज़ पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। बाबर नवाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अभी हाल ही में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं और मुशीर भी रहे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। अच्छा, बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। फैसल भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो कोट लखपत जेल के असीर हैं वो ख़त लिख रहे हैं, वो गुफ्तो शनीद की बात कर रहे हैं और साथ ही आज उनको सज़ाएँ भी हो गई। शाह महमूद साहब ऑल्दो बरी हो गए हैं, लेकिन बाकी सबको सज़ाएँ हो गई।
देखिए ये जो सजाएं ये जो होती है ना सियासी मुकदमात में, ये मैटर नहीं करती। ये आप अगर हिस्ट्री में देखें तो पहले भी ये मामला हो रहा था। जब ये अगर ये बेल मंडे चढ़ती है और ये कामयाबी होती है तो इस समय अगले पिछले सारे केस भी फारग हो जाएंगे। सो ये कोई जो मद्दोजर होता है, उतार चढ़ाव होता है, ये आते रहते हैं। देखें ये जब भी कोई बात होती है, ज़ाहिर मुखासमत होती है ना जी, तो जो लोग इसको समझते हैं वो तो उनको तो कोई मसला नहीं पड़ता। ज़ाहिर आम लोग जो हैं या नौजवान जो हैं जिनका तजर्बा नहीं होता वो समझते हैं जी पता नहीं क्या। इस वक्त देखिए पहली बात तो ये है कि आप इसको अगर ये तो मिड ऑफ द टॉक्स में हुई ना सज़ा होती तो फिर तो एतराज़ भी तब उठता। अब तो एक इशू, एक एफर्ट शुरू की है, महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, फवाद साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, वो एक एफर्ट कर रहे हैं कि ताकि यही जो टेम्परेचर्स हैं ये डाउन हो, ठीक है ना जी। और ये जो सारे असीरान हैं अगर इसमें मुक़तदरा और हुकूमत वो उनको भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, 2 कदम PTI को, 2 कदम बाकियों को भी। ये तीनों चारों फरीक जो हैं, जो इसमें 3 फरीक हैं, वो पीछे हटेंगे तो बात बनेगी। अभी तक जो प्रॉब्लम है ना, जो समझ ही नहीं पा रहे, पहली बात तो ये है कि ये PTI के बिहाफ पे एफर्ट नहीं हो रही। अच्छा, PTI के पास तो मैंडेट ही नहीं है गुफ्तगू का। इमरान खान साहब ने भी नहीं दिया हुआ, वो तो दिया हुआ है नासिर अब्बास और HX ज़ई साहब के पास। मेरी एस्टिमेशन दिया तो खान साहब नहीं है ना, मतलब कि भाई, लेकिन इनको तो नहीं दिया ना। अच्छा, तो मैंडेट इनके पास तो ना हुआ, वो तो थर्ड पार्टी के पास है ना। अब थर्ड पार्टी मसला ये है कि काबिल कबूल लोग कौन हो सकते हैं। अब अगर अलामा साहब और HX ज़ई साहब, ये जो आप कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने बुलाई है, आप मुझे बताएं कि उसमें तमाम मेन पार्टीज तो एब्सेंट हैं। तो ये तो एक TTAP का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है उसका एक इजलास समझ लें ना, उससे ज़्यादा तो उसकी अहमियत नहीं है। पहले तो इतना जो इस वक्त मुखासमत है उसको कम करना है। मैं समझता हूँ कि मौलवी साहब और दूसरे साहबान की जितनी भी एफर्ट है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम। ये ऐसा मौका है निज़ामी साहब के, अगर दुश्मन भी कोई एफर्ट करे ना उसका शुक्रिया अदा करें कि PTI और इमरान खान साहब के पास आने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। जो हालात बन चुके हैं, जो हालात बन चुके हैं, और इसके लिए मुल्क बहुत ज़रूरी है। देखिए मुल्क के भी कोई कर्जे होते हैं ना, मुल्क की तरफ ड्यूटी भी होती है किसी की। अब हम जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो भी थे, जो भी रहे हैं, वो इस मुल्क की वजह से रहे हैं, तो ड्यूटियाँ हैं हमारी भी मुल्क की तरफ। इमरान खान साहब हमारे बहुत आज जो लेटर है उसमें भी पाकिस्तान की बात की कि महमूद मौलवी साहब जरा ये बता दें, जिस तरह अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक तो वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा एक नेक कॉज के लिए आप लोग निकले और मुलाकात की आपने, जो लाहौर में लोग थे, ख़ुसूसन शाह महमूद साहब जो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। तो ये बता दें आप लोगों की कोशिशों और जो आपकी मुलाकातें थी उसका नतीजा है जो लेटर आया है। ऑल दो माजी में एक पहले आ चुका है जिसमें उन्होंने बातचीत की बात की थी, लेकिन उसको खान साहब ने वीटो कर दिया था, कोई उसको लिफ्ट नहीं कराई थी। तो ये आप लोगों की कोशिशों की वजह से दूसरा लेटर आ गया। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, इन सब लोगों से मुलाकात हुई। ये काफी देखें पॉजिटिव माइंडसेट है इनका। इनका कहना ये था कि जो है मुफाहमत करके जो है सियासत बेहतर है बनिस्बत मुज़ाहमत के, और मुज़ाहमत करके PTI देख चुकी है। 2-2.5 साल 3 साल हो गए मुज़ाहमत करते करते। दूसरी चीज देखें, दरवाजों को बंद नहीं करना चाहिए। सियासतदान अगर अपने दरवाजे बंद करेंगे ना, वो कहेंगे कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहें, वो कहें कि हम पॉलिटिकल पार्टीज से बात नहीं करना चाहते। तो आइसोलेशन में तो चीजें हल नहीं होती हैं। तो जिस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए, और हमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था हुकूमत वक्त से, PMLN से, जिसमें हम जो है स्पीकर साहब से भी मुलाकात हुई, राना सनाउल्लाह साहब से भी मुलाकात हुई, वजीर कानून से भी मुलाकात हुई, और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव दिखाया। उन्होंने कहा जी व्हाई नॉट, चीजों को हम बैठ के आपस में सेटल करें। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, देखिए PTI का ये बदकिस्मती है कि इतने लीडर्स PTI में होने के बावजूद उन्होंने ऑपोजिशन लीडर महमूद HX ज़ई साहब बहुत अच्छे आदमी है, बड़े कदावर सियासतदान है, मगर क्या PTI में कोई नहीं था? उसी हिसाब से उन्होंने सेनेट में किया। देखिए वो मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, मगर देखिए ना, ये तो जो है आपको नजर आ रहा है
कि लीडर्स का खुफदान है पार्टी में, और या तो वो है या लीडर्स पे भरोसा नहीं है। अगर खान साहब को खुद को लीडर्स पे भरोसा नहीं है और इन्होंने 2.5-3 साल करके देख लिया है, तो दूसरे लोग, अगर हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी कोई फीस तो नहीं ले रहे हैं दूसरे वकीलों की तरह, हम तो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं ना। और अगर इसमें कोई बेहतरी आती है तो इसमें लेकिन मौलवी साहब, बेहतरी जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेहतरी जो माजी में भी एक लेटर लिखा गया था क़यादत की जानिब से, लेकिन उसको लिफ्ट खान साहब ने नहीं कराई। अगर अभी भी ये लेटर लिखा गया है या अभी भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो सारी पावर है वो तो अल्टीमेट पावर तो बारी पीटी इमरान खान के हाथ में है, वो चाहेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज तो नहीं होंगे। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि ये जो लोग सीनियर लोग हैं, ये जब खत लिख रहे हैं और अगर इनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनकी बातचीत हो जाती है किसी तरीके से कोर्टों के अंदर या कोई, तो ये प्रिवेल कर जाएंगे खान साहब के ऊपर। देखिए, अगर आप कहेंगे कि देखिए जी खान साहब किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या इदारे और क्या हुकूमत घुटने टेक देगी? ये रियलिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब भी जो है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपनी, ठीक है, ये बड़ी अहम आपने कोई बात की है। बाबर नवाज साहब क्यों मौका नहीं दे रहे? मतलब वो कह रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो कोर्ट लखनऊ लाहौर के असीर हैं वो आके बारी पीटे से मुलाकात करें, मिलने दें, शायद चीज़ें आगे बेहतर हो जाएं। कि ये बेहतर की तरफ कैसे जा सकती हैं? वो एक ही उनकी डिमांड है कि किसी तरीके से ये जेल तोड़ें और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाके बिठाएं। अब हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सियासत में, जैसे फैसल भाई ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि इसमें कोई भी सियासत में ना हर्फ आखिर होता है और ना इसमें तड़ियाँ होती हैं और ना इसमें जोर दिखाया जाता है। सियासत लचक का नाम है, मिल बैठ के करने के काम है। क्योंकि खान साहब जो है वो कभी से पॉलिटिशियन रहे ही नहीं। एक अच्छा क्रिकेटर होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन भी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अयाज सादिक साहब, इवन प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार उनको दावत दी कि आ जाएं असेंबली में, बैठे हमसे बात करें। आज देखें तमाम असेंबली की जितनी भी कमेटियां हैं ये उनसे बाहर जाके बैठ गए। यही वजह कि उस पर कई काम जो है वो रोके हैं। आज हमारी आज भी यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। जो इंडिया में वाकया पेश आया, वो बच्ची के मुंह से उन्होंने नकाब उतारा। हमारी कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक वो बिल्कुल मफलूज हो चुकी है क्योंकि वो इनके पास है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम काम रुके हुए हैं और ये उसमें सीरियसनेस नहीं दिखा रहे। हमारा सीएम जो है वो, उनसे जब बात करो तो उनकी बात अडयाला से शुरू होती है और उसके धरने पे खत्म हो जाती है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शायद जो बानी पीटीआई है वो भी और ये तमाम सीरियस होके अपने फ्यूचर का भी सोचेंगे और इस पाकिस्तान का सोचेंगे। ठीक है, सीरियस होके फ्यूचर का, अपनी सियासी जमात के फ्यूचर का सोचे, पाकिस्तान का सोचे। तो चले, एक अच्छी कोशिश लाहौर से शुरू तो हो गई ना। वो कह रहे बानी से जब भी मुलाकात होगी अच्छा कुछ नहीं आना वहाँ से, हुकूमत कह रही है। देखिए जी, बाबर खान भाई हमारा, लेकिन ये ज़ाहिर है सियासत जो पीटीआई की उस पर तो नहीं न तबसरा कर सकते। एक तो इनको ज़ाहिर इंटरनली उतना इल्म भी नहीं है। इशू ये है कि ये मतलब बदअतमादी की फ़िज़ा ना दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से बदअतमादी की फ़िज़ा ख़त्म होगी। लचक जो है ना सर, अगर आप ये कहें कि इमरान खान को आप अंदर भी रखें, उसकी फैमिली को भी आप वो वाटर कैनन से उनके मारें, उनके वर्कर्स को आप बाकी भी काम ना करें, तो ये भी तो नहीं हो, वन साइडेड तो नहीं होगा ना। मैं ऐसे से अर्ज़ किया कि होना तो हर तरफ से है। अब उसको, उसकी मोडालिटीज़ क्या होती हैं, या पहले सबसे पहली बात यह है कि कभी भी एफर्ट्स फेल होने का मतलब सियासत में कतई तौर पे ये नहीं होता। आपको दोबारा एफर्ट करनी चाहिए, दोबारा एफर्ट करनी चाहिए और गुफ्तगू होती है एफर्ट। सियासत में गुफ्तगू, मुज़ाकरात कभी भी बंद नहीं होते क्योंकि वे फॉरवर्ड का तरीक़ेकार ही है। अब ये बात, इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि जी बाहर आप सियासी गुफ्तगू जैसे है और ये कहते हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब का भी मैं रात को सुन रहा था कि जी आप बाहर आके गुफ्तगू ना करें, तो ना मुलाकात ना होने से, और ये इमरान खान साहब ने भी उस में भी कंट्रोल कर, वो कह रहे थे कोई तो आया करे ना ताकि कोई बातचीत तो हो जाती है ना। बाहर किसी गुजारिश है कि आप अंदर जाके उनसे बात कर लें, बाहर आके ना बात करें। आपने एक कमिटमेंट भी तो दी हुई ना कोर्ट में। आप अपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को कहें कि वो बात कर ले।
जनरल सेक्रेटरी को वो कर लें, देखें ना तरीक़ेकार। मतलब आपके जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उस पर भी बहुत सारे मसाइल हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे वो लोग। आदिल भाई बात ये है ना कि एक चीज़, एक हर्डल आती है, हाँ। एक प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। अगर उस प्रॉब्लम पे ही आप जाके बैठे रहेंगे, उस पर डांगे मारते रहेंगे, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय वो हो गया। आप अपोजिशन में ये बात रियलाइज़ कीजिए, पावर नहीं आपके पास, आपको सियासत करके अपने रास्ते निकालने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये नुकसान की जो बात कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, आप लोगों ने माजी में जो मुलाकात की थी लाहौर में, जो शख्सियात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद हमने देखा कि पार्टी की जो लीडरशिप है, राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब बड़े एक्टिव हुए, वो भी जाके मिले और उन्होंने आप लोगों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस तरह की खबरें भी आई कि शाह महमूद साहब मिलना नहीं चाह रहे थे, आप लोग अचानक से जाके आप लोग मिल आए। एक तो इस पर बता दो। सेकंड, उस टाइम आप लोगों ने एक बात कही थी कि बानी PTI से अडयाला में जाकर मिलने की कोशिश करेंगे, तो क्या अभी भी आपकी कोशिशें जारी हैं कि आप लोगों की उनसे मुलाकात हो पाए? देखिए, कोशिशें जैसे अभी मेरे भाई ने कहा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोशिशें तो हम करते रहेंगे, उसकी वजह के देखिए कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। उनसे मुलाकातें भी हो जाएंगी लोगों की। देखिए, ये दुनिया का आखिर नहीं हो जाता। कोशिश आप करते रहते हैं तो वो चीजें आगे जाती है। अब एक बड़ी खुशाइन बात है, आप देखें KPK के जो CM सोहेल साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा लचक दिखाया है कि जो ड्रोन्स को अलाउ किया, जो अफगानीज को भेजने की बात की, ठीक है ना, वो इश्यूज के ऊपर अब आ रहे हैं ना। देखे ना, ये जो पहले कह रहे थे PTI में कुछ लोग कि जी ड्रोन्स हम चलाने नहीं देंगे, KPK में हम जो है अफगानीज को नहीं भेजेंगे, ये उन्होंने जो है उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा नहीं, ये सूबे के मफाद में है और मुल्क के मफाद में है, तो उन्होंने लचक दिखाई। वो जो इशू चल रहा था नथिया गली से मरी के पानी का, इसको भी देखे उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये बेहतरी के तरफ जा रहा है, लचक दोनों तरफ से आएगी। अभी इस वक्त अगर KPK के CM ने ये लचक दिखाई है तो इसके उसको मतलब आप अप्रिशिएट करें ना। हालांकि अगर पार्टी स्टैंड को ले तो उन्होंने सबने मना कर दिया था कि जी ड्रोन तो यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम जो है अफगानीज को क्यों भेजें। वो रियलाइज कर रहे हैं कि देखें, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन्स की जरूरत है। नहीं, उन्होंने जो लचक दिखाई बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मामला फहमी का मुजाहरा किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनके वर्कर थे, जो उनका माइंडसेट बन चुका है, ये तो बड़ी जल्दी वो कहेंगे कि उनको डेफिनेटली वो कहेंगे कि बानी ने जिस काम के लिए भेजा था, एक सख्त सियासत करनी है, टफ टाइम देना है, ये तो बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिया समहो जो CM है। गड्डापुर साहब तो बड़ा अरसा जो है कहने को मेहनत करते रहे। देखिए, इसमें नेगेटिव, अगर आप सबको नेगेटिव आंख से देखेंगे ना, तो वो फिर जो है नुकसानदेह मुल्क के लिए भी है, अवाम के लिए भी है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है, PTI के लिए। हुकूमत से ही पूछते हैं, हुकूमत क्या फील कर रही है? बाबर नवाज साहब, क्या चेंज आया है जो CM हैं उनके रवैये में? जिस तरह वो शुरू में आए थे बड़ा शोला बयानी कर रहे थे, लेकिन अब मामला भी बेहतर हुए हैं। ये तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करते रहें कि वो शख्स अंदर बंद रहे। वो जितना अरसा बंद रहेगा, इन लोगों की दुकानें चलती रहेंगी, इनके आओ भगत होती रहेगी। जो बंदा इनके लिए अच्छे की बात करेगा, जो निकालने की बात करेगा, जो टेबल टॉक की बात करेगा, हमेशा शरफजल मरवत साहब आपके सामने है, फवाद चौधरी साहब आपके सामने, ये फैसल भाई मेरे आपके सामने है। ये ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो शायद के जो बानी है उसके पास वो पैमाना नहीं है किसी के ये नापने का कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। बाकी जहां तक हमारे सूबे की बात है, सूबे के लोग 4 करोड़ लोग देख रहे हैं इनकी तरफ। वैसे आप इतनी तारीफें ना करें, जिन शख्सियात के आप नाम ले रहे हैं मजीद मुतनाज़ा हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के नजदीक भी, वर्कर के नजदीक भी, जिस तरह की आप तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मैं तो एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जो मेरे भाई ने बात की है, मैं तो उसको सेकंड करके कह रहा हूँ कि मैं पहले दिन जब मैं जीत के आया हूँ, मुझसे पहला इंटरव्यू में जो सवाल हुआ था उनसे मुलाकात का, मैंने यही कहा था कि जो उनसे मुलाकात करनी है, जो फैमिली की मुलाकात है, जो उनके वकला की मुलाकात है, वो करें, लेकिन वो पॉलिटिकल और ऐसी चीजें बाहर आके जिससे इंतशार फैल रहा हो, जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा हो, जिससे स्पेशली हम 4 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ रहा हो, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। यहाँ पे इनको सेहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, यहाँ पे इनको रोजगार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक मॉडल बना के ये पेश कर सकते हैं, बाकी 3 सूबों के सामने, दुनिया के सामने ये पेश कर सकते हैं कि यार ये देखो हमारे पास गवर्नमेंट थी और हमने ये अच्छा किया। जब तक वो फैसल भाई वाली बात है, ये टेबल टॉक की तरफ नहीं आएंगे, जब तक ये पॉलिटिशियन बन के नहीं सोचेंगे, जब तक ये मोहल्ले के गुल्ली डंडा खेलने वाले
एक छोटे प्लेयर की तरह सोचते रहेंगे, उस वक्त तक तो ये लड़ाइयां ऐसी ही रहेंगी और ये चीजें खराब होती रहेंगी। इन्होंने दिल बड़ा कर लिया। हुकूमत का स्टेक ज्यादा है, हुकूमत का स्टेक ज्यादा है, हुकूमत ने भी दिल बड़ा करना होगा। फैसल भाई भी अब जिस तरह बात करते हैं, आपने कहा जी मुतनाज़ा नहीं, मतलब लेकिन शाह महमूद साहब जिस तरह केस में बरी हो गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक माइंड सेट है, जिस तरह जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाने में असर और रसूख रखते हैं, वो तो कल शाह महमूद साहब के पीछे पड़ जाएंगे कि बानी अभी बरी नहीं हुए, उसकी वजह है ना कि उसकी वजह है ना आदिल भाई, उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। शाह साहब को सजा नहीं हो सकती। हाँ। उसकी वजह है कि शाह साहब को इन्हीं जज साहब ने ऑलरेडी उन सबूतों की बुनियाद पे सिमिलर एलिगेशंस में एक दूसरे मुकदमे में रिहा किया हुआ है। सो उनको एक एज है शाह महमूद कुरैशी साहब का, और दूसरे जो असीरान हैं ना उनके केसेस, उन पे एलिगेशंस पे, मैं प्योर टेक्निकल आपको एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, वो फ़र्क है। यानी आप उनके इल्ज़ामात पे चले जाए ना जी, रिगार्डलेस वो मेरिट पे हैं या नहीं है, उसमें कोई दूसरी बात है, वो मेरिट पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ कॉल्स, कुछ मौके पे मौजूदगी, कोई इस किस्म की मामला जो हैं वो डिफरेंट हैं। और शाह महमूद साहब के हक़ में क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ैसला आया हुआ है, उस फैसले को उनको बेनिफिट होना ही होना है। ये कानूनी चीज़ें, ये कानूनी चीज़ है। वर्कर समझेगा, जो लोग उनका बयानिया बनाते हैं वो ये मेरी बात सुन, वर्कर को मैंने जहाँ तक PTI का वर्कर जो मैंने देखा है, यकीन करें आप उनसे लॉजिक के साथ बात करें, उनको समझाएं, वो समझते हैं। जज्बाती लोग तो हर जगह होते हैं ना, जज्बाती लोग तो इनके लोग भी अपना इमरान खान की DP लगा के तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं पीछे कौन है, नाम लड़के का है, पीछे लड़की है या माई है या बुढ़ा, ये तो सोशल मीडिया तो आपको पता है ऐसा ही होता है। वहाँ पर तो अस्सलाम वालेकुम लिख दो, नीचे अपना 3-4 गलियाँ पड़ जाती हैं, वो इस तरह नहीं होता। वो आप इसीलिए मैंने कभी नीचे पढ़ा भी नहीं पाए हुए। इशू ये है कि आपको हमेशा उनको गाइड करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है। मैं आपके साथ बैठा हुआ ना, मैं पता नहीं बहुत सारे दूसरे लोग भी बात करते होंगे, मैं तो उनसे कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं तो छोटा वकील हूँ। गुजारिश ये है कि शाह साहब को किसी तरह से भी वो सजा देंगे तो फिर उनका जो है ना अपना मशकूक हो जाएगा पूरा केस ही। भाई पीछे इस एक जज ने देखे ना, प्रोसिक्यूशन एक है, एक प्रोसिक्यूशन है, एक मुकदमा, एक इन्वेस्टिगेशन GIT है। अब अगर वो फैसलाबाद में या दूसरे केसेस में, लाहौर के दूसरे केसेस में रहा हुए हैं, उसी GIT ने, उसी इन्वेस्टिगेशन ने, उसी ने प्रोसिक्यूशन ने केस किया, तो आप उसको अलहदा कैसे ट्रीट कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। वैसे तो आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में कौन सा आइन कानून है। वो जो बाकी जो लोग हैं वो भी तो यही कहते हैं, टेबल के नीचे कोई बैठा हुआ है गवाही देने वाला, FIR हाँ, तो वो तो ऐसे ही है कि जी इमरान खान साहब की बात 3 वो थी, वो टेबल के नीचे छुपे थे, वो इस किस्म की गवाहियाँ हैं। या जी हमने उधर वो पूछा किसी ने कि जी वो कोर कमेटी, अच्छा उस वक्त कोर कमेटी थी कुछ, मेरा हाल महमूद साहब को पता होगा, ये भी उसके हिस्से थे, आई थिंक पूरे पाकिस्तान से कोई 20-22 बंदे थे। और वो तो बिल्कुल उन्होंने कहा जी वो उधर खड़ा हुआ था कारकुन जो है ना, भेस बदल के कोर कमेटी का मेंबर बना हुआ था। अच्छा, अब पता नहीं कौन सी दाढ़ी पहुंचे सलमानी टोपी लगा के, एनीवेज वो इस किस्म के होते रहते हैं। लेकिन मैंने आपको दोबारा कहा ना कि ये मामला जो है ना, इसलिए मेरी नज़र में बेहतर होता ना होते, लेकिन अगर आप ये कहना कि इससे कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्रोसेस था डीरेल हो गया, ये नहीं होता। चले अब ये खत्म हो गया, ये तो हो गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल बुला रखी है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, एक तो हुकूमत को मदऊ ना करना, दूसरा जनाब जो दीगर बड़ी जमातें हैं वो नहीं जा रही, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस इतनी बड़ी उसकी? देखे ना, उसकी भी वजह वही है ना, ट्वीट जब थी वो उसने पेट्रोल डाल दिया ना जलती पे, पानी नहीं ना डाला। अब बड़ी ऑब्वियस बातें हैं, आप इसमें हमारे जज्बाती लोग भी कोई बात करेंगे। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी को लेने चले। पीपल्स पार्टी है गवर्नमेंट की बेनिफिशरी, इत्तेहादी है, हर वो सिंध में गवर्नमेंट चला रही है, इस हाइब्रिड निज़ाम की बेनिफिशरी है। आप मुझे बताएं कि वो PTI के पास तो, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमने तो उस आग में जलना ही जलना है। पीपल्स पार्टी को जंप करेगी, कोई सियासी लॉजिक स्टेक नहीं है ना उनका। मौलाना साहब को आपने अपोजिशन लीडर भी नहीं दी, इस तहरीक का सरबराह भी नहीं बनाया, और आपने हर बंदे के स्टेक क्रिएट करने पड़े थे। देखें, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको पता है कि ये इसमें मैं 2008 की जो हुकूमत थी उसमें जब क्यू लीग आई थी, जरदारी साहब ने क्या किया था, ओवरऑल उनकी स्ट्रेटजी को आप देखें ना, तो उन्होंने स्टेक क्रिएट कर दिए थे हर किसी के। क्यू लीग का भी स्टेक था, पीपल्स पार्टी का भी स्टेक था, दूसरी जमातों का भी स्टेक था। तो जब तक आप स्टेक क्रिएट नहीं ना करते इवन सियासत में लोगों, अब ये एक बात होती है कि जी आप वो खान साहब की गारंटी कौन देगा?
तो मैंने कहा जी सियासत में कौन सी गारंटी होती है? आपकी गारंटी कौन देगा जो मांग रहे हैं आप तो ज़्यादा तगड़े हैं, आप तो किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं, अदालतें भी आपने, आप इंटरेस्ट होगा, खान साहब का इंटरेस्ट होगा तो वो आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे निज़ाम में। अब ये बाबर साहब ने कहा जी कि वो इस्तीफे दे देंगे, जब भाई आप उनके साथ बात ही नहीं करेंगे, आप उनको स्क्वीज़ करते रहेंगे, आप उनको कॉर्नर करते रहेंगे पीटीआई, तो पीटीआई पर अल्टीमेटली सिस्टम से बाहर ही निकलेगी ना, उनके पास क्या ऑप्शन है? और ये काम हुकूमत का होता है। मैं आप ही एक मतलब हमारा अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो मुखालिफिन को मैसेज भेजा जाता है कि सर देखें आपके जायज़ काम है, आपके ज़ाती मामलात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं, इलेक्शन है, क्या उनकी स्पेस रहे, वो ऐसे ना लगे कि निज़ाम में उनका गला ही घुट गया है। ये जो गला घुटने का मैसेज होता है ना घुटने का मैसेज और कोई स्पेस देने का, ये हुकूमत का काम होता है या जो पावर में होता है। अगर आपने पीटीआई को या दूसरों को स्पेस नहीं देनी तो सर फिर अल्टीमेटली इसमें इतना वो घुटन हो जाएगी, फिर पीटीआई से निकल जाएगी, तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप उस नहज पर ना जाने दें। लेकिन अब हुकूमत सब ये समझती है कि शायद पीटीआई वो नुकसान जो बाजी पे पहुंचा सकती थी, जलसा जुलूस रैलीज एक अवामी पावर, अब शायद वो चीज़ें नहीं है, तो इसलिए शायद हुकूमत थोड़ा ज़्यादा नहीं। देखिए बाबर नवाज साहब, ये जो अभी इस पे मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट जवाब दे दूं। ये मुल्क तमाम तर जो ये समझ रहे हैं ना कि उनको कट टू द साइज करने के बाद मुल्क नहीं चल रहा, बुरान है, माशी बुरान है, सियासी बुरान है, अदालती बुरान है, आइनी बुरान है, कानूनी बुरान है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुरान है और आइन और लॉ एंड ऑर्डर का बुरान है। ये बुरानों से ये निकल नहीं सकते। ये अगर समझे ना कि जो मर्जी कर लें, पीटीआई को इन्वॉल्व किया, देखिए बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल अदम इस्तेहकाम ख़त्म करेंगे तो ये चलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक इनका है, क्योंकि अगर ये 4-6 महीने और इसी तरह की डिलीवरी देते रहे ना जिस तरह की अब दे रहे हैं, तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक हो गया बाबर साहब, आपने सुन लिया कितने बहरान जो हिसाब से पूरी एक लिस्ट आपके सामने रख दी है। इनसे निकलना है तो हाल एक ही है कि आपने पॉलिटिकल स्पेस दूसरों के लिए पैदा करनी, और साथ में जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जो बुलाई है तहफ़्फ़ुज़ आइन ने, हुकूमत इसको कैसे देगी, कितना थ्रेट फील कर रही है इससे कि बस ओके नॉर्मलाइज है चीज़ें, बस होंगे बैठेंगे चले जाएंगे, कोई लिफ्ट नहीं करा रहे? मुझे तो लगता है ये माइनस इमरान खान का पहला स्टेप है। ये इनके पास लीडरशिप नाम की चीज रही नहीं। अब महमूद अचकज़ई साहब जो है वो हमारे काबिल एहतराम है, वो लेके चलेंगे, वो फैसले करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद फैसले करेगी। जब सुन्नी इत्तेहाद आ गई, उनकी जमात आ गई, मिली जमात वाले ये सारे आ गए, तो अब तो पीटीआई एक किस्सा पारी ना बन जाएगी इस मीटिंग के बाद। आप देख लें जिस तरीके से आपने कहा कि अब तो वो टेंशन वाली बात रही नहीं, लोगों का एतमाद बहुत हद तक उठ चुका है। अब यहाँ पे जब हमारे कैंपेन चल रही थी तो यहाँ पे वज़ीर-ए-आला जो है वो बंदे नहीं इकट्ठे कर सके पूरे हज़ारा डिवीज़न में जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है। इसी तरीके से जब पेशावर में इन्होंने 26 नवंबर के हवाले से एक प्रोग्राम रखा था अपना, उसकी सालाना, उस प्रोग्राम में ये 1000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। मजबूरन इनको अपने तमाम ओहदेदारों को बाकायदा उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन के जरिए सबको जो है तो वो लाइन हाजिर किया गया कि भाई बंदे क्यों नहीं इकट्ठे हुए। इस तरीके से जितने भी शो ये अपने होम ग्राउंड आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो स्ट्रीट पावर या जो मकबूलियत है वो कम हो रही है, आप ये दावा कर रहे हैं। ठीक हो गया महमूद साहब, जल्दी से बता दें कल की जो कॉन्फ्रेंस है इससे क्या नतीजा निकल सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी ये कह लें कि जो फायदेमंद है वो साबित हो सकती है? देखिए मैं तो इसको फायदेमंद नहीं देखूंगा। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल बन चुका है, पीटीआई के अंदर भी ये कंट्रोवर्शियल बन चुका है, आप ये देखें, और दूसरे पार्टीज में भी। जैसे अभी मेरे भाई ने बात की, बात तो सही है, लीडर है कौन? देखें, एक तो ये देखें पूरी पीटीआई में क्या लीडर भी नहीं मिल रहे हैं? ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, इतनी बड़ी पार्टी, और आप मुझे बताएं कि ना ऑपोजिशन लीडर इनको मिलता है नेशनल असेंबली में, ना ऑपोजिशन लीडर मिलते हैं सेनेट में, और डिसीजंस के लिए जो है वो कहते हैं कि ये डिसीजन लेंगे पीटीआई के लिए। तो आप मुझे बताएं, इसमें दो ही चीजें, या तो लीडर नहीं है या लीडरों पे भरोसा नहीं है। जब भी तो आप ये देखें ना कि जी वो कह रहे हैं कि देखें इतने सीनियर लोग हैं, उनको देना चाहिए था ना कि देखें डिसीजन लेने के लिए। अगर डिसीजन भी कोई दूसरी पार्टी का आदमी आके लेगा खान साहब के बिहाफ पे, और अपोजिशन लीडर भी दूसरी पार्टी का होगा सेनेट में भी, और नेशनल असेंबली में भी दूसरी पार्टी का अपोजिशन लीडर होगा, पार्टी नॉमिनेट कर रही है अपनी पार्टी जो कि मेजॉरिटी में है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है।
ठीक है, लेकिन महबूब अली साहब, जब आप ये बात करते हैं ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है हमारी पार्टी हमारी मर्जी, अब जिस तरह मर्जी चलाएं, तो मतलब जो साबका लोग हैं उनको पार्टी के हवाले से क्या ठीक है, ठीक है, आप खैर खाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जी जी, देखिए वो उनकी मर्जी है जो भी करें, मगर लोगों को नजर आ रहा है ना, ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है। वो कल जमात इस्लामी को कहते हैं, देखे ना कि भाई जमात इस्लामी आके उसको हेड करे, तो फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं और बेहतरी की बात कर रहे हैं। जैसे सीएम साहब ने जो डिसीजन लिए वो पार्टी के डिसीजन से तो मुख्तलिफ थे ना। पार्टी के डिसीजंस तो ये नहीं थे, पार्टी के डिसीजंस तो कुछ और थे, मगर सीएम ने रियलाइज किया कि देखे अगर मैं पार्टी के डिसीजंस लूंगा तो जो है मेरे सूबे के लिए नुकसानदेह है, तो उन्होंने खुद डिसाइड किया और लिया। ये तो आपके सामने है ना। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि सिस्टम में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लीडरशिप है उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है। और आपको कल की जो कॉन्फ्रेंस है उसे कुछ मतलब खैर की खबर आती नज़र नहीं आती। चलें नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी अब ब्रेक लेने के बाद जो यूएनओ की एक माहिरीन की रिपोर्ट आई है पार्ट इंडिया जो हाल ही में मार के हक हुआ, उसके हवाले से उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है माहिरीन की, जिसमें पाकिस्तान के हक और सच की कह लें जो बयानिया था उसकी फतह हुई है। किस तरह से जो भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था पहलगाम के बाद, उसको मुस्तरद किया गया है। और साथ ही ये बताया गया है कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी की गई है। जरा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तजुर्बा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही ज़मीर अकरम साहब में ज्वाइन करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। जनरल साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है ज़रा ये बता दें, और साथ में जिस बाजी में हम देखते रहे कि भारत की जानिब से डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती रही है, उसको कितना धचका पहुँचा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़मीर अकरम साहब को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम और थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए निज़ामी साहब, ये जो रिपोर्ट है दिस इज अ यूनाइटेड नेशन की जो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट आई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मल जिसको बोलते हैं ना कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का स्पेशल प्रोसीजर्स की ये कमेटी की रिपोर्ट है। एंड दिस इज नॉट अगेंस्ट सम इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल एक्ट है, दिस इज अगेंस्ट अ स्टेट विच इज इंडिया। और इंडिया जो है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, क्रिएशन ऑफ वॉर, क्रिएशन ऑफ फ्रिक्शन फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अब ये इनका जो कैरेक्टर है वो सामने आ रहा है। फिर जो इसकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज है, हिंदुत्व बेस्ड, अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं कि कैसे ये फ्रिक्शन को या वॉर को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी यूज कर रही है, एंड दैट टू इन द गार्ब ऑफ टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म लीड इंस्ट्रूमेंट इनकी पॉलिसी का बन गया। एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, अब उनका अपना किया हुआ है या किसी का भी किया हुआ है, बहरहाल हमें तो कोई शक नहीं है इसमें, जिस तरह बाकी किसी चीज में शक नहीं था और वो चीजें ऑथेंटिकेट हुई थ्रू दिस यूएन रिपोर्ट। एंड नॉट ओनली वन रिपोर्ट, बहुत से लोग, थिंक टैंक्स, सारी दुनिया कह रही है कि ये इनको इसीलिए तो पजीराई नहीं मिली, वरना हमेशा जो इंडियन मौकफ होता था दुनिया उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती थी अपने इंटरेस्ट की वजह से। एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो इनका एक इन्होंने शरेड अपना वो एक सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वॉच डॉग का जो रोल अपनाया, तो उसकी वजह से इसको लीवरेजेस मिल जाती थी, टेसिट अप्रूवल्स मिल जाती थी। इवन जेडी वेस्ट प्रेसिडेंट जो है वो मार के हक से पहले, यानी कि पहलगाम से एक रात पहले यही कहते कि दिस इज अ बिजनेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर वही स्क्रैम्बल करते थे, इनको मिल जाती थी। अब उन्होंने देखा कि ये इनकी टैक्टिक्स नहीं है, दुनिया ने देख लिया कि दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर, तो ये वल्नरेबल होके सामने आ गया है। और इसका अगर आपने सही अंदाजा लगाना हो तो अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में एक इंटरव्यू में देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स का एक फंक्शन, एक प्रोग्राम में जय शंकर का, तो जिस तरीके से शीपिशली वो आंसर कर रहे थे तो उससे आपको अंदाजा हो गया होगा, हो जाना चाहिए हम सबको कि डिफरेंट टाइम पीरियड में देखते हैं ना, इनकी जो लीडरशिप है वो अपनी जो पब्लिक गैलरीज है उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, एक हजीमत का सामना उनको देखने को मिल रहा है हर सतह पर। ठीक हो गया। ज़मीर अकरम साहब, ये बता दें एक तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं, और सेकेंडली जो इंडियन एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको कितना नुकसान पहुंचा है जब यूएनओ की रिपोर्ट कह रही है कि ये आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी की गई है?
बहुत अहम फतह है और एक बहुत अहम ये रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, जिससे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ शुरू से रहा है उसको इंडोर्स किया गया है, उसको सपोर्ट किया गया है। और हमारी जो पोजीशन थी शुरू से वो अभी हकीकी पोजीशन जो है वो उभर के आई है। और इसके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान ने कोशिश की थी, ये हिंदुस्तान की सारी कोशिशें जो हुई थी वो नाकाम हो गई हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जल साहब, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि जारहाना अप्रोच है इंडिया की, और साथ उनकी जो लीडरशिप है जहाँ वो किसी चीज़ पे अपनी आवाम को सेटिस्फाई करते नज़र नहीं आ रहे, आवाम भी मानने को तैयार नहीं है, उनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन साथ साथ एक इस नौयत के बयानात के अभी जो ऑपरेशन संदूर है इसमें पॉज आया है, इसका फेज़ 2 बाकी है, तो ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद उस बयानिए में कितनी जान बाकी बची है? जी, मैं समझता हूँ निजामी साहब, देखें, दे आर फूलिंग देयर ओन पॉपुलेशन जी। और अनफॉर्चुनेटली इनकी जो अवाम है इसको उन्होंने अपने ये जो मीडिया के जरिए और जिंगोइज्म कर करके ना कन्वर्ट कर दिया है एक मिलिट्री के अंदर। और जो मिलिट्री है वो मिलिटेंट विंग बन गई है, वो पॉलिटिक्स कर रही है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जारी कर रही है अबाउट वॉर। धचका तो उन कौमों को पहुंचता है जी जिनमें कोई थोड़ा सा जमीर जिंदा हो। दे बैडली नीड अ फ्रिक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान टू रन देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये उनको फूल बनाते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे, टू क्रिएट कीप देम अंडर प्रेशर, एक इंटिमिडेशन, कोर्जन, अपने लोगों को भी करके जी अगर आपने हमें वोट न दिया या हमें ताकत में न रखा तो पाकिस्तान हैज डिजाइन, और पाकिस्तान को हम भी खत्म कर सकते हैं, पाकिस्तान के वजूद को मिटा सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक माइंड है इनसाइड इंडिया वो ऑलरेडी इसके साथ एग्री नहीं कर रहा था। जो इनकी अप्रोच थी कि आप एक न्यूक्लियर कंट्रीज का एक कॉन्फ्लिक्ट, अपना कॉन्फ्लिक्ट भी आपने नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में दे रही है, आप खुद भी एक्ट करते रहते हैं, इसी तरह के कासिस बलाय क्रिएट करते रहते हैं जैसा पहलगाम में किया, और फिर खुदा न खासा कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कोई नॉन स्टेट एक्टर एक्ट करेगा टेररिज्म का तो आप उसको एक्ट ऑफ वॉर लेके पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज। ये फ्लैश पॉइंट है, ये उनके समझने की जरूरत है कि दिस इज वेरी डेंजरस। तो जो स्ट्रेटेजिक माइंड है इंडिया में वो तो ऑलरेडी इस चीज से एग्री करता है कि इस लीडरशिप को वॉर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दे आर टेकिंग वॉर वेरी नॉर्मल, और वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज, ये हुतूस या टुट्सीज की जंग नहीं है अफ्रीका के बीच में, ये दो रेबल ग्रुप्स की। दिस इज इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, दिस इज न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट, 2 अरब लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तो वो ऑलरेडी दे आर नॉट हैप्पी। और ऑफ कोर्स अब ये रिपोर्ट आने के बाद तो इनके पास मॉरल जस्टिफिकेशन तो रही नहीं है। बाकी जो लाहौर का पोर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो पतोकी का पोर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो चीफ को गिरफ्तार करवा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या झूठ के ऊपर मबनी कहानियां कर सकते हैं, तो वो कोई और चीज क्राफ्ट करने में, ड्रामेटाइज करने में, फिक्शन क्रिएट करने में मतलब कोई उस बयानी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, और मतलब वो अप्रोच जो माजी में रही है शायद अब वो उसको लेकर आगे चलना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ज़मीर साहब जरा ये बता दें, जिस तरह हम बात करें कि एक पॉज की बात करते हैं इंडियंस, उनकी लीडरशिप, उनकी जो मिलिट्री के जो चीफ है वो बात करते हैं कि जनाब ये पॉज है, आफ्टर सम टाइम इसका जो फेज़ 2 शुरू होगा। क्या अब इंडियंस इस पोजीशन में है कि इस तरह का दोबारा कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सके पाकिस्तान के खिलाफ? इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हम अभी ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने ये कोशिश की कि एक नैरेटिव बनाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और एक सकाफती वक्त भी इन्होंने भेजा दूसरे कई ममालिक में, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जो भी नैरेटिव था उसको किसी भी मुल्क ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसकी तायद नहीं की, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात या कोई भी एक्यूजेशंस नहीं उठाई गई किसी भी मुल्क के तरफ से। तो एक तरह से हिंदुस्तान जो था वो आइसोलेट हुआ था उस वक्त। और अब इस रिपोर्ट के आने के बाद उनका जो ये जो न्यू नॉर्मल वाला जो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो क्लेम किया हुआ है, ये न्यू नॉर्मल भी अभी एक्सपोज हो गया है कि ये एक जारहाना किस्म की उनकी थिंकिंग है, सोच है, अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की कमबेशी भी हो रही है, और ये भी एक अलामत है कि ये जिस तरह से इन्होंने सिंध ताश माहिदा की खिलाफ वर्जी की है, इस तरह से
हिंदुस्तान अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, एक किस्म का, मैं तो कहूँगा एक रोग स्टेट की तरह ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी पॉलिसीज परसू की जा रही हैं ठीक है पाकिस्तान जैसा के। अभी जिस तरह सिंध तास एग्रीमेंट के हवाले से भारत ने इस पूरे मामले के बाद उसको मुअत्तल किया एकतरफा तौर पर, साथ में कहा ये बायलैटरल मामला है, तीसरा फरीक शामिल नहीं हो सकता। इस पर भी आज कहा गया है कि ये आलमी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं भारत की जानिब से। जाहिद साहब। जी जी बिल्कुल। आई थिंक देखिए ना, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट, ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं या ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि इंडिया जो रूल बेस्ड सोसाइटीज है उनको डिस्टर्ब कर रहा है जी। एक हेजमोन वाला उसने डिजाइन अपनाया हुआ है। वेपनाइजिंग वाटर इज अ सीरियस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये किसी मुल्क के खिलाफ तो होगा ही होगा क्राइम, लेकिन ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्लेम, और ये ह्यूमन राइट्स की, इसीलिए तो ये रिपोर्ट में ये चीजें शामिल की गई हैं। फिर जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है आपकी थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटीज जो आप एस्टेब्लिश करते हैं, इसीलिए तो वर्ल्ड देखे ना, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस, इस तरह के जो चीजें होती है, फिर जो कोर्ट्स बनाए जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि सोसाइटीज को रूल्स के मुताबिक रन किया जाए। दिस स्टेट हैज बिकम थ्रेट टू दैट। वो आज इंडिया करेगा, कल दूसरा जब अपर रिपेरियंस किसी दुनिया के किसी और कोने में शुरू कर दे तो एक ट्रिगरिंग इफेक्ट आ जाएगा जी। तो जिन जिन का पानी और ऊपर अपर रिपेरियंस है, वो क्या नीचे वालों का पानी बंद कर देंगे? फिर चाइना कल इंडिया का पानी बंद कर देगा। तो अगली जंगें जो है वो देखिए, उसको रोकने के लिए इस तरह की चीजें भी की जाती हैं कि वो चीजें जो वेपनाइज होती हैं। पाकिस्तान बड़ा अनलकी है जी कि एक तरफ इंडिया है जो हर चीज को वेपनाइज करता है। अभी पानी को जैसे उन्होंने कर दिया, कभी फूड को कर देते हैं, कभी किस चीज को। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिसने सबसे पहले हमारे ट्रस्ट को वेपनाइज कर दिया है, और इसके रिपरकशंस है, और दोनों का भी एक गठ जोड़ हुआ है। बट एनीवेज, ये इंटरनेशनल ऑर्डर में रखने के लिए सोसाइटीज को इस तरह की चीजें आती है, और आई एम श्योर के इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे सीरियस एक्शन लेगी। अच्छा हो गया ये रिपोर्ट बड़े टाइम पे आ गई, इससे पहले, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अपना नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दी है। जब आप अपने पानी को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिए तो इसका मतलब इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप अपने जितने भी जराए आपके पास अवेलेबल है, फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक, आप उनको यूज करेंगे टू प्रोटेक्ट इट। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, एंड इट इज नॉट दैट वेरी इजी ऑल्सो। बट एनीवे, विद दिस माइंडसेट ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान को ऑल आउट प्रिपरेशंस रखनी होंगी फॉर ऑल कॉन्टीजेंसीज। आप इंटरनेशनल ट्रीटीज की आप बात कर रहे हैं, उसकी वायलेशन है, ठीक हो गया। जमीर साहब, इंटरनेशनल ट्रीटीज की हम वायलेशन की बात कर रहे हैं। जो इजराइल का एक माइंडसेट हम देखते हैं एज इट इज़, वही माइंडसेट हमें इंडिया का नज़र आ रहा है कि आलमी कवानीन की पासदारी नहीं करना। तो ये अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये कितना कह लें कि ये डैमेजिंग है दुनिया के लिए कि आप आलमी कवानीन को नहीं मान रहे, तो उनकी कोई वक़्त ही नहीं बचेगी अगर इस तरह ममालिक जो है उसको वायलेट करते रहेंगे। हिंदुस्तान ने जो मौके पेश किया था कि ये दो तरफा है और कोई इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, ये सारी बात जो है इनका जो झूठ है वो सारा खुल के सामने आ गया है कि हिंदुस्तान जिस तरह से वो उसका रवैया है अपने हमसायों के साथ, वो ऐसा ही है कि जिसको आप हेजेमनी कहते हैं, वो हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है। और जिस तरह से आपने सही कहा कि जिस तरह से इजराइल अपने हमसायों के साथ ज्यादतियाँ करता है और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अवाम के साथ, उसी तरह से हिंदुस्तान कश्मीर के अवाम के साथ ज्यादतियाँ कर रहा है और उनका हक़ खुद इरादियत को उन्होंने रद्द किया हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी करारदादें हैं कश्मीर के हवाले से, जिस तरह से फ़लस्तीन के हवाले से हैं, उनको भी रद्द करते जा रहे हैं दोनों ममालिक। और इन दोनों ममालिक में कोई फ़र्क नहीं रहा, दोनों फैशिस्ट हैं, दोनों रेसिस्ट हैं, दोनों अपनी कॉलोनियल सेटलर पॉलिसीज़ के तहत ये कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ फ़र्क ये है हिंदुस्तान और इजराइल के दरमियान कि हिंदुस्तान का जो हमसाया है, मसलन पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, और दूसरी तरफ चीन, ये हमसाए जो हैं वो हिंदुस्तान की हेजेमनी को मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमने ये उनको वाजे कर दिखाया था
मई इस साल मई के महीने में, ठीक है, जब हिंदुस्तान में ठीक है, मतलब आप जो हमसाया से ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, तो जैसा हम देखें कि इंडिया के जितने भी हमसाया ममालिक हैं कोई भी उस तरह से उसे खुश नहीं है। अभी हाल ही में हम देखें कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं कि किस तरह इंडियंस वहाँ पे हालात ख़राब करने के अंदर जो है वो मुलविस पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी उस्मान हादी का जो मर्डर हुआ है, दिस इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन कि ये हेजमॉन, जिस तरह भी फरमाया गया कि हेजमॉन डिजाइन्स की और एप्लीकेशन देखें किस चीज की कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करना, गैंग्स लाइक बिश्नाई गैंग्स, अंडरवर्ल्ड को यूज करना, क्रिमिनल गैंग्स को यूज करना। व्हाट अ पैथेटिक पॉलिसी एंड व्हाट अ पैथेटिक, ये स्क्वीज कर दिया इन्होंने। जो अपने एक इंप्रेशन बनाया था, ह्यूज सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, दिस इज नाउ सैफ्रनाइज्ड इंडिया, जहां पे हिंदुत्व के कॉन्टेक्स्ट में तो आप रह सकते हैं, हिंदुत्व के नीचे तो रह सकते हैं, वरना आपकी आजादी जो, दे हैव क्रिएटेड एन एनिमी विद इन, जो सारी माइनॉरिटीज है, एंड विदाउट ऑल दी रीजनल कंट्रीज जहां पे इन्होंने अपने हेजमोनिक डिजाइन्स को लेकर आगे चले गए हैं। मिलिट्री को इन्होंने मिलिटेंट विंग बना दिया है। और अभी देखिए आज जितनी नफरत इस वक्त बांग्लादेश में ढाका की गलियों में इंडिया के खिलाफ रिफ्लेक्ट की जा रही है, इनकी एम्बेसी को भी वहां पे उन्होंने घेरा है, फिर एक न्यूज़पेपर जिसकी एफिलिएशन इनके साथ है उसके दफ्तरों को जिस तरह जलाया गया है। तो ये वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है जो बांग्लादेश की आवाम रिफ्लेक्ट कर रही है। उनका आज एक स्टूडेंट लीडर जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से लीड किया था अपनी कैंपेन को फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ बांग्लादेश, उसका जिस तरीके से ब्रूटल मर्डर कराया, और रिपोर्टेडली अभी वो लोग जो है वो क्रॉस करके इंडिया में चले गए जिन्होंने उनका मर्डर किया है। तो आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद कि अभी ये चीजें और बढ़ेंगी। तो वो इसलिए मैं पहले कह रहा था कि देयर आर सीरियस माइंड्स इन इंडिया, देयर आर स्ट्रेटेजिक माइंड्स इन इंडिया। बहुत बड़ी कंट्री है, वहां अकल वाले लोग, पढ़े लिखे लोग जो अंडरस्टैंड द फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ वॉर, वो ये सीरियसली सोच रहे हैं कि मिस्टर मोदी और उनका ये जो संघ परिवार है, बीजेपी एंड ऑल द कंप्लीट संघ परिवार जो है, दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर। अब तो इनकी स्टेट क्राफ्ट भी इतनी भोंडी होती जा रही है कि ये पूरी रीजन के लिए एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बन गया है। तो अब मतलब जैसा आप अभी बयान कर रहे हैं कि चीजें बढ़ सकती हैं, जो वहाँ पे एक आरएसएस की एक माइंडसेट है, बीजेपी की जो सियासत है, हर चंद साल बाद मतलब कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कभी उड़ी, कभी पठानकोट और फिर पुलवामा और पहलगाम। तो ज़मीर अकरम साहब, जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं या जो इंडियन एक कह लें कि चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं दुनिया के सामने, तो क्या अब हम ये समझे कि जो माजी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते रहे हैं, अब ये वहाँ इंडियंस जो है दोबारा ही करने का नहीं सोचेंगे, फुल स्टॉप लग गया उसके आगे? देखिए, यूएन रिपोर्ट की अपनी अहमियत है, वो अपनी जगह है, और वो बहुत हमें उसको सही तरह से उसका बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल करना चाहिए और हिंदुस्तान को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी तस्लीम करना होगा कि हिंदुस्तान, क्योंकि उन्होंने एक रवैया डिक्लेयर किया हुआ है, वो एक तरह से एक कमिटमेंट ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है और हम अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो हम उसका जवाब देंगे, और फलाने ऐसी जो बातें उन्होंने की हैं। तो अब अगर कोई होता है तो फिर उसके जवाब में अगर हिंदुस्तान कुछ नहीं करता तो मोदी हुकूमत को अपने मुल्क में ही पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि जी आपने क्या किया है। और हमने देखा पिछले एक महीने पहले दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं डाला। वो एक नई चीज़ थी। पहले तो ये कहते रहते थे कि हर जगह जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है वो पाकिस्तान को उसमें मुलविस करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त नहीं किया उन्होंने। उसकी वजह यह है कि उन्होंने शायद कोई सबक सीखा है, में कि जो सबक सिखाया गया उनको, उसकी वजह से, और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो रिएक्शन आया है उसकी वजह से भी। लेकिन हमें अपना जो गार्ड है उसको लोअर नहीं करना होगा, हमें अपने आप को मुतात रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें अपनी तैयारी जो है वो रखनी है पाकिस्तान ने, और अब जो हमने दुश्मन एक ऐसा सबक हम माजी में सिखा चुके हैं कि दोबारा शायद वो कोशिश ना कर पाए कि पाकिस्तान मुखालिफ इस तरह की चीज़ें, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दोबारा से कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करे। आप दोनों मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।